नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकिया आहूजा है। मैं आपको कक्षा 11 की समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। तो कक्षा 11 के समाजशास्त्र में हम अपनी द्वितीय पुस्तक समाज का बोध का अध्ययन कर रहे हैं। हम इस पुस्तक के अपने चतुर्थ अध्याय को पढ़ रहे थे। हमारे इस चौथे अध्याय का नाम है पाश्चात्य समाजशास्त्री एक परिचय। इस अध्याय के अब तक हम 3 भाग पूर्ण कर चुके हैं। आज हम चौथा भाग पढ़ने जा रहे हैं। इस चौथे भाग में हम मैक्स वेबर के बारे में चर्चा करेंगे। ये आप देख रहे हैं तस्वीर मैक्स वेबर की। मैक्स वेबर का जीवन काल था 1864 से 1920। मैक्स वेबर का जन्म 21 अप्रैल 1864 को एरफर्ट जर्मनी के एक पर्शियन परिवार में हुआ। इनके पिता एक मजिस्ट्रेट तथा राजनीतिज्ञ थे जो एक राजशाही बिस्मार्क के अनुयायी थे। इनकी माता हैडलबर्ग के विशिष्ट उदार परिवार से संबंधित थी। तो ये उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि है कि ये एरफर्ट जर्मनी के पर्शियन परिवार में जन्मे थे। इनके जो पिता थे वो मजिस्ट्रेट थे और राजनीतिज्ञ भी थे, एक राजशाही बिस्मार्क के अनुयायी थे। इनकी जो माता थी वे हैडलबर्ग के विशिष्ट उदार परिवार से संबंधित थी। 1882 कानून की शिक्षा के लिए हैडलबर्ग गए। तो 1882 में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वेबर हैडलबर्ग गए। 1884 गोटिंजन तथा बर्लिन विश्वविद्यालयों में अध्ययन। तो 1884 में इन्होंने गोटिंजन और बर्लिन विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया। 1889 डॉक्टरेट शोध प्रपत्र ए कंट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री ऑफ मेडिवल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जमा किया। तो 1889 में इन्होंने अपना एक डॉक्टरल शोध प्रपत्र जमा किया जिसका नाम था अ कंट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री ऑफ मेडिवल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। 1891 में हैबिलिटेशन शोध पत्र रोमन एग्रेरियन हिस्ट्री एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ जमा किया, शिक्षण के लिए आवश्यक। तो 1891 में इन्होंने एक हैबिलिटेशन शोध पत्र जमा किया जो कि शिक्षण के लिए आवश्यक था। इस शोध पत्र का नाम था रोमन अग्रेरियन हिस्ट्री एंड द सिग्निफिकेंस फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ। उसके पश्चात 1893 में मरियान शिंटर से इनका विवाह हुआ। 1894 से 1896 तक ये प्रोफेसर अर्थशास्त्र के रूप में पहले फ्राइबर्ग तथा बाद में हैडलबर्ग में नियुक्ति। तो ये उसके बाद यानी 1894 से 96 के दौरान अर्थशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। शुरुआत में ये फ्राइबर्ग में और उसके बाद हैडलबर्ग में नियुक्त हुए। 1897 से 1901 तंत्रिका भंग होने के कारण गंभीर रूप से बीमार, कार्य करने में असमर्थ रोम चले गए। तो तंत्रिका भंग होने के कारण ये गंभीर रूप से बीमार हो गए। 1897 से 1901 तक ये बीमार रहे और कार्य करने में क्योंकि असमर्थ हो गए इसलिए ये रोम चले गए। 1901 में शिक्षण के क्षेत्र में इन्होंने लेखन को पुनः प्रारंभ किया। उसके पश्चात 1903 में आर्काइव्स फॉर सोशल साइंस एंड सोशल वेलफेयर के सह संपादक बने। तो एक ये जर्नल था आर्काइव्स फॉर सोशल साइंस एंड सोशल वेलफेयर, इसके सह संपादक के रूप में इन्होंने कार्य किया। 1904 अमेरिका भ्रमण द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म का प्रकाशन। तो 1904 में ये अमेरिका भ्रमण पर गए और उसके साथ ही इन्होंने द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म नाम की पुस्तक का प्रकाशन किया और ये पुस्तक वेबर की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक हुई। 1918 में वियना में विशेष रूप से स्थापित समाजशास्त्र विभाग का कार्यभार संभाला। तो 1918 में इन्होंने वियना में एक विशेष रूप से समाजशास्त्र का विभाग जो स्थापित हुआ था उसका कार्यभार संभाला। 1919 म्यूनिख विश्वविद्यालय में प्रोफेसर अर्थशास्त्र के रूप में नियुक्ति। 1919 में म्यूनिख यूनिवर्सिटी में पुनः ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए और 1920 में वेबर का निधन हुआ। उसके बाद भी एक महत्वपूर्ण बात है कि इनकी मृत्यु के पश्चात ही इनके अधिकतर लेखन कार्यों का प्रकाशन तथा अनुवाद हुआ।
ये है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, 1930 में प्रकाशित हुई। फ्रॉम मैक्स वेबर एसेज इन सोशियोलॉजी, 1946 में। मैक्स वेबर ऑन द मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज, 1949 में। द रिलीजन ऑफ इंडिया, 1958 में, तथा इकोनॉमी एंड सोसाइटी, 3 खंड, 1968 में। वास्तव में मैक्स वेबर की मृत्यु के पश्चात ही इनके जो मुख्य लेखन कार्य थे वे प्रकाशित हुए, या कुछ लेखन कार्यों का अनुवाद कर उन्हें प्रकाशित किया। इन सभी के नाम आपको याद रखने हैं। द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म जो है ये भी वास्तव में मृत्यु के बाद 1930 में प्रकाशित हुई। फ्रॉम मैक्स वेबर एसेज इन सोशियोलॉजी, यह 1946 में प्रकाशित हुई पुस्तक। मैक्स वेबर ऑन द मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज नाम की पुस्तक 1949 में प्रकाशित हुई। द रिलीजन ऑफ इंडिया 1958 में प्रकाशित हुई, और इसके अलावा इकोनॉमी एंड सोसाइटी 3 खंड प्रकाशित हुए 1968 में। मैक्स वेबर जर्मनी में अपने समय के महत्वपूर्ण सामाजिक विचारक थे। तो मैक्स वेबर भी एक बहुत महत्वपूर्ण समाजशास्त्री रहे, और उनके समय में वे जर्मनी में अपने समय के बहुत ही बड़े या प्रसिद्ध सामाजिक विचारक थे। सामाजिक तथा मानसिक तौर पर काफ़ी लंबे समय तक बीमार रहने पर भी अपने पीछे समाजशास्त्रीय लेखन का एक अपूर्व भंडार छोड़ गए हैं। तो वास्तव में हमने जैसा उनके जीवन काल को समझा, देखा, सामाजिक और मानसिक तौर पर ये काफ़ी लंबे समय तक ये बीमार रहे, और उसके बावजूद भी समाजशास्त्रीय लेखन का एक बहुत बड़ा भंडार ये अपने पीछे छोड़ के गए। उन्होंने कई विषयों पर विस्तार पूर्वक लिखा है, परंतु मुख्यतः सामाजिक क्रिया, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र तथा शक्ति और वर्चस्व के विकास पर कार्य किया है। तो यद्यपि वेबर ने बहुत सारे विषयों पर विस्तार पूर्वक लिखा है, लेकिन विशेषकर पारस्परिक या सामाजिक क्रिया के बारे में, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र और शक्ति के बारे में, साथ ही वर्चस्व के विकास पर जो इनका कार्य रहा वो सबसे प्रसिद्ध रहा। वेबर के चिंतन का दूसरा विषय आधुनिक समाज में युक्ति संगत प्रक्रिया, विश्व के विभिन्न धर्मों का संबंध इस प्रक्रिया से है। तो वेबर के चिंतन का एक जो दूसरा बड़ा विषय था वो था आधुनिक समाज में युक्ति संगत प्रक्रिया, और वेबर द्वारा विश्व के अलग अलग धर्मों का अध्ययन कर उनका संबंध बताया गया, और वो भी इस युक्ति संगत प्रक्रिया से संबंध रखता था। मैक्स वेबर और व्याख्यात्मक समाजशास्त्र। तो व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के बारे में मैक्स वेबर ने क्या कार्य किया ये जानते हैं। वेबर ने यह तर्क दिया कि सामाजिक विज्ञानों का पूर्ण उद्देश्य सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक सोच का विकास करना है। तो वेबर ने अपना तर्क प्रस्तुत किया कि जो सामाजिक विज्ञान हैं उनका जो पूर्ण उद्देश्य है वो है सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक सोच का विकास करना, यानी सामाजिक क्रियाओं को कैसे अच्छे से व्याख्यात्मक सोच द्वारा प्रस्तुत किया जाए, ये कार्य सामाजिक विज्ञानों का कार्य है या उनका उद्देश्य है। अतः ये विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान से बहुत अलग हैं, जिनका उद्देश्य प्रकृति के नियमों की खोज था जो इस भौतिक विश्व को संचालित करते हैं। तो बिल्कुल वेबर का मानना है कि ये जो विज्ञान है सामाजिक विज्ञान, ये प्राकृतिक विज्ञानों से काफ़ी अलग हैं, और प्राकृतिक विज्ञानों का जो उद्देश्य होता है वो है प्रकृति के नियमों की खोज, और ये जो उद्देश्य है ये भौतिक विश्व को संचालित करता है, या जो प्रकृति के नियम जिनको खोजना चाहते हैं प्राकृतिक विज्ञान, ये वास्तव में भौतिक विश्व को संचालित करते हैं, और प्राकृतिक विज्ञान द्वारा इन्हीं नियमों को खोजने की बात की जाती है। चूँकि सामाजिक विज्ञानों का सामाजिक क्रियाओं से मुख्य सरोकार था तथा मानवीय क्रियाएं मुख्यतः विषयगत अर्थों से संबद्ध होती हैं, अतः सामाजिक विज्ञान की पद्धतियाँ प्राकृतिक विज्ञान की पद्धतियों से भिन्न होगी। तो वेबर एक अलग तरीके का मत प्रस्तुत कर रहे थे।
उनका मानना था कि सामाजिक विज्ञानों का जो संबंध है, उनका जो सरोकार है वो सामाजिक क्रियाओं से होता था। और ये जो सामाजिक क्रियाएं या मानवीय क्रियाएं हैं, ये मुख्यतः विषयगत अर्थों से संबंध होती है, यानी किसी विशेष व्यक्ति की जो अर्थ है उससे संबंध रखती हैं। अतः सामाजिक विज्ञान की जो पद्धतियां होनी चाहिए वे प्राकृतिक विज्ञानों से सर्वथा अलग या भिन्न होनी चाहिए। वेबर के लिए सामाजिक क्रिया में वे सब मानवीय व्यवहार सम्मिलित थे जो अर्थपूर्ण थे, अर्थात वे क्रियाएं जिनसे कर्ता किसी अर्थ को संबंध करता हो। तो वेबर के लिए उनके अनुसार सामाजिक क्रिया में वे सभी मानवीय व्यवहार सम्मिलित होते हैं जो अर्थपूर्ण होते हैं, यानी जो भी अर्थपूर्ण मानवीय व्यवहार हैं उन्हें सामाजिक क्रिया का नाम दिया जा सकता है। अर्थात ऐसी क्रियाएं जिनसे कर्ता किसी अर्थ को संबद्ध करता हो। तो ऐसी कोई भी क्रिया जिनसे कर्ता किसी अर्थ को संबद्ध करता है वे सभी क्रियाएं वेबर के अनुसार सामाजिक क्रियाएं होती हैं। सामाजिक क्रिया के अध्ययन में समाजशास्त्री का कार्य उन अर्थों को ढूंढना था जो कर्ता द्वारा समझे जाते थे। तो सामाजिक क्रिया के अध्ययन में समाजशास्त्री का मुख्य कार्य क्या था? उन अर्थों को ढूंढना जो कि कर्ता द्वारा समझ में आते थे या कर्ता को समझ में आते थे। इस कार्य को पूर्णता देने के लिए समाजशास्त्री को स्वयं उस कर्ता के स्थान पर अपने आप को रखकर यह कल्पना करनी होती थी कि इनके अर्थ क्या हैं और क्या हो सकते थे। तो वास्तव में जो समाजशास्त्री है उसे अपने कार्य को पूर्णता देने के लिए स्वयं को उस कर्ता के स्थान पर रखकर देखना होता था और एक कल्पना करनी होती थी कि इस क्रिया के मायने क्या हैं या अर्थ क्या हैं या क्या हो सकते हैं। तो ये एक विशिष्ट बात मैक्स वेबर द्वारा बताई गई कि सामाजिक क्रिया क्या है और वास्तव में समाजशास्त्री को उनका अध्ययन कैसे करना चाहिए। अतः समाजशास्त्र सुव्यवस्थित रूप से समानुभूति अर्थात ऐसी समझ जो अनुभूति या समानुभूति पर आधारित न हो बल्कि अनुभूति के साथ यानी समानुभूति हो। वास्तव में समाजशास्त्र को एक सुव्यवस्थित अध्ययन बताया जिसमें समानुभूति अर्थात ऐसी समझ जो अनुभूति पर ही आधारित ना हो बल्कि अनुभूति के साथ यानी समानुभूति उसके अंदर मौजूद हो। समानुभूति को समाजशास्त्री इस अभ्यास से निकालते हैं, वह उन्हें सामाजिक कर्ताओं के विषयगत अर्थों को समझने तथा उनके अभिप्रेरकों को समझने में मदद करता है। तो वास्तव में समानुभूति समाजशास्त्रियों में कैसे व्याप्त होती हैं, किस प्रकार वो इसका अनुभव करते हैं, तो उन्हें सामाजिक कर्ताओं के जो विषयगत अर्थ हैं यानी जो उनके अपने व्यक्तिगत अर्थ हैं उन्हें समझने के लिए और उनके जो भी कार्य करने के अभिप्रेरक वहाँ मौजूद हैं उन कर्ताओं के कार्यों के अभिप्रेरकों को समझने के लिए समानुभूति ही सहायक होती हैं या एक समाजशास्त्री समानुभूति का उपयोग करके ही उन अभिप्रेरकों को और उन व्यक्तियों के जो अर्थ हैं कार्यों में लिप्त उन्हें समझ सकते हैं। वेबर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विशेष तथा जटिल प्रकार की वस्तुनिष्ठता की बात की जिसे सामाजिक विज्ञान को अपनाना था। तो वेबर ही वे पहले समाजशास्त्री थे, वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विशेष और जटिल प्रकार की वस्तुनिष्ठता की चर्चा की थी जिसे सामाजिक विज्ञान को अपनाना था। उनको मानना था कि ये जो जटिल प्रकार की वस्तुनिष्ठता है यही समाजशास्त्र विषय में अपनाई जानी चाहिए। सामाजिक विश्व की खोज मनुष्य के अर्थों, मूल्यों, समझ, पूर्वाग्रह, आदर्शों इत्यादि पर आधारित है। वेबर का मानना था कि जो सामाजिक विश्व की खोज है जो कि सामाजिक विज्ञानों का कार्य है यह अर्थों, मूल्यों, समझ या व्यक्ति के पूर्वाग्रहों और आदर्शों इन सभी पर आधारित है। इस दुनिया के अध्ययन हेतु सामाजिक विज्ञान को इन विषयगत अर्थों को समझने के लिए तथा उसका संपूर्ण वर्णन करने के लिए सामाजिक वैज्ञानिकों को सदैव समानुभूति समझ को अपनाना पड़ेगा और इसे अपनाने के लिए स्वयं उनके स्थान पर काल्पनिक रूप से
जिनकी क्रियाओं का वे अध्ययन कर रहे होते हैं उन्हें रखना पड़ेगा। तो इस दुनिया के अध्ययन हेतु या सामाजिक विश्व के अध्ययन हेतु सामाजिक विज्ञान को इन विषयगत अर्थों को समझना है और इन विषयगत अर्थों को समझने के लिए और संपूर्ण रूप से विशिष्ट रूप से वर्णन करने के लिए सामाजिक वैज्ञानिक जो होते हैं उन्हें सदैव समानुभूति समझ को अपनाना पड़ेगा। उन्हें अपना कार्य करने के लिए समानुभूति समझ को अपनाना ही होगा और इसे अपनाने के लिए स्वयं को उनके स्थान पर रखना होगा। एक काल्पनिक रूप से उन्हें अपने आप को उन कर्ताओं के स्थान पर रखना होगा जिनकी क्रियाओं का वे अध्ययन कर रहे होते। तो जिन कर्ताओं की क्रियाओं का वे अध्ययन कर रहे हैं, वो सामाजिक विज्ञानी या समाजशास्त्री जिन कर्ताओं को अध्ययन कर रहे हैं उनके स्थान पर एक काल्पनिक रूप से जब तक वे स्वयं को नहीं रखेंगे, ये समानुभूति समझ विकसित नहीं हो पाएगी। लेकिन यह अध्ययन वस्तुनिष्ठ तरीके से करना था, हालांकि यह विषयगत मामला था। वेबर यह भी कहते थे कि ये जो अध्ययन है इसे वस्तुनिष्ठ तरीके से करना था, हालांकि यह एक विषयगत मामला था, यानी व्यक्ति विशेष के विचारों से, उसके पूर्वाग्रहों से, उसके व्यक्तिगत अनुभवों से, आदर्शों से ये जुड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी यह अध्ययन उसे वस्तुनिष्ठ तरीके से करना होगा। अतः समानुभूति समझ के लिए यह आवश्यक है कि समाजशास्त्री बिना स्वयं की निजी मान्यताओं तथा प्रक्रिया से प्रभावित हुए पूर्ण रूपेण विषयगत अर्थों तथा सामाजिक कर्ताओं की अभिप्रेरणाओं को ईमानदारी पूर्वक अभिलिखित करें। तो वेबर का मत है कि समानुभूति समझ के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि जो समाजशास्त्री है वह स्वयं की निजी मान्यताओं और प्रक्रियाओं से बिल्कुल प्रभावित ना हो, तो अपने स्वयं के निजी विचारों मान्यताओं को अलग रखते हुए पूर्ण रूपेण विषयगत अर्थों की ओर जाए या पूर्ण रूप से उन कर्ताओं के अर्थों को समझने का प्रयास करे। तो सामाजिक कर्ताओं की जो अभिप्रेरणा है उनका भी ईमानदारी पूर्वक वो अभिलेख करे, यह समानुभूति समझ के लिए आवश्यक था। दूसरे शब्दों में समाजशास्त्री दूसरों की विषयगत भावनाओं का वर्णन करे, न कि परखे। तो इस प्रकार से साधारण शब्दों में हम समझ सकते हैं कि जो समाजशास्त्री हैं वह दूसरों की जो विषयगत भावनाएं हैं, जो उसकी सामाजिक कार्य करता है उसकी जो अभिप्रेरणा है, सिर्फ उनका वर्णन करें, न कि उन्हें परखे। तो उनकी जांच करना या अपने आदर्शों के अनुसार उनका मिलान करना यहाँ आवश्यक नहीं है। सत्य यह है कि इस प्रकार का मिलान होना ही नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से उस विषयगत भावनाओं का उन्हें वर्णन करना है, अपनी तरफ से अपने विचारों की ओर से कोई जांच परख नहीं करनी है। वेबर ने इस प्रकार की वस्तुनिष्ठता को मूल्य तटस्थता कहा है। तो वास्तव में वेबर ने ये जो विशेष प्रकार की जटिल प्रकार की वस्तुनिष्ठता की व्याख्या की, इसे ही उन्होंने मूल्य तटस्थता का नाम दिया है। समाजशास्त्री इन विषयगत मूल्यों का ब्यौरा तटस्थ होकर इन मूल्यों के प्रति बिना अपनी भावनाओं में बहे करते हैं। तो समाजशास्त्री जो हैं वे इन विषयगत मूल्यों का ब्यौरा प्रदान करते हैं, इनका वर्णन करते हैं, बिल्कुल तटस्थ रह करके इन मूल्यों के प्रति वे अपनी कोई भावनाओं का प्रदर्शन या उल्लेख नहीं करते हैं। वेबर ने यह बताया कि यह बेहद कठिन था, क्योंकि सामाजिक वैज्ञानिक समाज के सदस्य भी होते हैं और उनकी अपनी मान्यताएं तथा पूर्वाग्रह होते हैं। तो बिल्कुल वेबर ने यह भी बताया कि वास्तव में यह कार्य बहुत कठिन है, यह अत्यंत जटिल है, क्योंकि स्वयं सामाजिक वैज्ञानिक जो हैं वे समाज के सदस्य तो हैं ही, साथ ही साथ उनकी अपनी भी कुछ मान्यताएं, कुछ आदर्श और कुछ पूर्वाग्रह होते हैं। हालांकि उन्हें स्व अनुशासन के लिए अधिक प्रयत्न करना पड़ता है, लौह संकल्प शक्ति का अभ्यास, जैसा उन्होंने कहा है, ताकि दूसरों के मूल्यों तथा विश्व दृष्टिकोण का वर्णन करते हुए वे तटस्थ रहें। तो हालांकि ये कार्य करने के लिए उन सामाजिक वैज्ञानिकों को या समाजशास्त्रियों को स्व अनुशासन के लिए काफ़ी प्रयत्न करना पड़ता है, और ये प्रयत्न करने के लिए उसे लौह संकल्प शक्ति चाहिए होती है। तो वेबर
कहते हैं कि वास्तव में एक लौह संकल्प शक्ति जैसा उन्हें अभ्यास करना पड़ता है, ताकि दूसरों के मूल्यों को या उनके विषयगत जो विचार हैं उनको, विषयगत अर्थों को समझते हुए वो विश्व दृष्टिकोण का वर्णन करते रहें और स्वयं इस मामले में तटस्थ रहें। समानुभूत समझ के अतिरिक्त वेबर ने समाजशास्त्र के लिए एक अन्य पद्धति शास्त्रीय उपकरण आदर्श प्रारूप की बात की। तो समानुभूत समझ की बात तो वेबर ने की ही है, इसके अतिरिक्त वेबर ने समाजशास्त्र के लिए एक और पद्धति शास्त्रीय उपकरण के बारे में बताया और उसका नाम दिया आदर्श प्रारूप। आदर्श प्रारूप सामाजिक घटना का तार्किक एक रूपीय मॉडल है जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं को रेखांकित करता है। तो ये जो आदर्श प्रारूप है ये किसी विशेष सामाजिक घटना का एक तार्किक एक रूपीय मॉडल माना गया है और इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं को रेखांकित करता है। यानी उस सामाजिक घटना की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो इस आदर्श प्रारूप में बताई जाती हैं या अंकित की जाती हैं। विश्लेषण में मदद के लिए बनाए गए अवधारणात्मक प्रारूप होने के कारण इसका निर्माण वास्तविकता को हूबहू दर्शाने के लिए नहीं हुआ है। तो वेबर मानते हैं कि विश्लेषण में मदद के लिए बनाया गए ये जो अवधारणात्मक प्रारूप है जिसको वो आदर्श प्रारूप कहते हैं कि इनका जो निर्माण है यह वास्तविकता को हूबहू दर्शाने के लिए कतई नहीं हुआ है। आदर्श प्रारूप प्रघटना प्रारूपों को जो विश्लेषणात्मक रूप से महत्वपूर्ण होती हैं उसे बढ़ा चढ़ाकर तथा दूसरों को नजरअंदाज अथवा कमतर दिखाते हैं। तो ये जो आदर्श प्रारूप हैं ये उस विशेष प्रघटना प्रारूप को जो कि विश्लेषणात्मक रूप से अपना महत्व रखते हैं उन्हें बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करते हैं और दूसरों को नज़रअंदाज करते हुए या कमतर आंकते हुए दिखाते हैं। व्यापक रूप से आदर्श प्रारूप को वास्तविकता के समरूप होना चाहिए, परंतु इसका मुख्य कार्य अध्ययनरत सामाजिक प्रघटना के मुख्य प्रारूपों को जोड़ने तथा उनके विश्लेषण में सहायता करना है। वास्तव में वेबर कहते हैं कि व्यापक रूप से तो एक आदर्श प्रारूप को वास्तविकता के बिल्कुल निकट होना चाहिए या समरूप होना चाहिए, लेकिन इसका जो मुख्य कार्य है अध्ययनरत सामाजिक प्रघटना के मुख्य प्रारूपों को जोड़ने का, यानी जिस भी सामाजिक प्रघटना का अध्ययन किया जा रहा है उससे संबंधित जो मुख्य प्रारूप हैं ये आपस में जुड़ सकें, इस कार्य को करना है और साथ ही साथ उनके विश्लेषण में सहायता करना भी है। इस कारण ये जो व्यापक कार्य है वो ना करते हुए आदर्श प्रारूप हमेशा किसी विश्लेषणात्मक रूप से जो चीज़ महत्व रखती है उसको बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं। आदर्श प्रारूप विश्लेषण तथा समझने में कितने सहायक हैं इस तथ्य पर उन्हें जांचा जाता है, न कि यह कि वे कितने यथार्थ अथवा विस्तार पूर्वक उसकी विवेचना करते हैं। तो वेबर कहते हैं कि किसी प्रारूप को जांचने के लिए उसके विश्लेषण या समझने में कितने सहायक हो रहे हैं इस तथ्य पर उनकी जांच की जाती है, न कि इस तथ्य पर कि वे यथार्थ के कितने नज़दीक हैं या विस्तार पूर्वक उसकी विवेचना करने में सहायक हैं या नहीं हैं। विश्व के अलग अलग धर्मों के नैतिक संबंधों और अलग अलग सभ्यताओं की सामाजिक व्यवस्था को समझने और उसका विश्लेषण करने के लिए वेबर ने एक आदर्श प्रारूप तैयार किया था। वेबर ने स्वयं एक आदर्श प्रारूप तैयार किया था। तो विश्व के जो अलग अलग धर्म हैं उनके नैतिक संबंधों को और अलग अलग सभ्यताओं की जो सामाजिक व्यवस्था है उन्हें समझने और उसका विश्लेषण करने के लिए वेबर द्वारा एक आदर्श प्रारूप का निर्माण किया गया। इसी के संदर्भ में वेबर ने सुझाव दिया था कि यूरोप में पूंजीवाद के आगमन एवं विकास के लिए कुछ प्रोटेस्टेंट ईसाई वर्गों के मूल्यों ने बहुत ही गहरे रूप से प्रभावित किया था। तो जो आदर्श प्रारूप उन्होंने तैयार किया उसी के संदर्भ में वेबर ने बाद में यह सुझाव दिया कि यूरोप में जो पूंजीवाद का आगमन हुआ और उसका जो
बहुत तेज़ी से विकास हुआ। इसके लिए कुछ प्रोटेस्टेंट ईसाई जो धर्म थे या वर्ग थे, उनके मूल्यों ने इस पूरी प्रक्रिया को बहुत गहरे रूप में प्रभावित किया था। यानी प्रोटेस्टेंट ईसाई वर्गों के कुछ मूल्यों के कारण ही यूरोप में पूंजीवाद का आगमन और विकास इतनी तीव्रता से हो पाया था। वेबर ने पुनः आदर्श प्रारूपों का प्रयोग 3 विभिन्न प्रकार की सत्ता को परिभाषित करने के लिए किया। वे हैं पारंपरिक, करिश्माई तथा तर्कसंगत वैधानिक। तो वेबर ने 3 प्रकार की सत्ता को परिभाषित किया और इसके लिए भी आदर्श प्रारूपों का उन्होंने सहारा लिया। ये 3 प्रकार की सत्ता थी: पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता और तर्कसंगत वैधानिक सत्ता। जहाँ पारंपरिक सत्ता का उद्भव प्रथा तथा प्रचलन से हुआ था, वहीं करिश्माई सत्ता का उद्भव दैविक स्रोतों अथवा ईश्वर की देन में ढूंढा गया तथा सत्ता जो तर्कसंगत वैधानिकता पर आधारित थी, उसका आधार कानून था। तो पारंपरिक सत्ता की हम बात करें तो उसका उद्भव किसी समाज विशेष की प्रथा या प्रचलन से माना जाता था, और करिश्माई सत्ता का जो उद्भव था वो देवीय स्रोतों अथवा ईश्वर की विशेष देन में ढूंढा गया था, और सत्ता जो कि तर्कसंगत वैधानिकता पर आधारित थी, जिसे तर्कसंगत वैधानिक सत्ता कहा जाता है, उसका मुख्य आधार कानून था। तर्कसंगत वैधानिक सत्ता जिसका प्रचलन आधुनिक युग में भी देखा जा सकता है, नौकरशाही उसका प्रतीक है। वेबर बताते हैं कि तर्कसंगत वैधानिक सत्ता जो कि कानून पर आधारित है, उसका प्रचलन आधुनिक युग में भी देखा जा सकता है, और नौकरशाही वास्तव में उसी का प्रतीक होती है। नौकरशाही संगठन का वह साधन था जो घरेलू दुनिया को सार्वजनिक दुनिया से अलग करने पर आधारित था। तो नौकरशाही एक संगठन का विशेष प्रकार का साधन था जो घरेलू दुनिया को सार्वजनिक दुनिया से अलग करने पर आधारित था। इसका अर्थ यह हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्र में व्यवहार स्पष्ट नियमों से संचालित होते थे। इसका स्पष्ट अर्थ है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र थे वहाँ पर व्यवहार जो हैं वे कुछ स्पष्ट नियमों से संचालित होते थे। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक संस्था के रूप में नौकरशाही कर्मचारियों की शक्तियों को उनकी जिम्मेदारियों की तुलना में प्रतिबंधित करती है तथा उन्हें संपूर्ण शक्ति प्रदान नहीं करती है। तो एक सार्वजनिक संस्था के रूप में नौकरशाही एक महत्वपूर्ण कार्य करती है कि कर्मचारियों की जो शक्तियां हैं उसे उनकी जिम्मेदारियों की तुलना में प्रतिबंधित कर देती है, और इस प्रकार उन्हें संपूर्ण शक्ति प्रदान नहीं करती है। नौकरशाही सत्ता की विशिष्टताएं हैं: क अधिकारियों के प्रकार या कार्य, ख पदों का सोपानिक क्रम, ग लिखित दस्तावेजों की विश्वसनीयता। इन सभी विशेषताओं की हम आगे अभी चर्चा करेंगे। घ कार्यालय का प्रबंधन, और ण कार्यालयी आचरण। तो अब हम नौकरशाही की इन 5 विशेषताओं की चर्चा करेंगे। तो पहली विशेषता अधिकारियों का प्रकार है। तो नौकरशाही के अंतर्गत कार्यालयी क्षेत्राधिकार होते हैं। तो नौकरशाही की एक सार्वजनिक संस्था के रूप में जब हम बात करते हैं तो नौकरशाही के अंतर्गत किसी भी पद विशेष के या अधिकारी विशेष के कुछ कार्यालयी क्षेत्राधिकार होते हैं, जिनका संचालन नियम, कानून तथा प्रशासनिक विधानों द्वारा होता है। नौकरशाही संस्थान के नियमित क्रियाकलाप का बंटवारा नियत रूप से सरकारी कर्तव्यों के रूप में होता है। तो जो नौकरशाही संस्थान हैं उनके जो नियमित क्रियाकलाप होते हैं, इन सभी क्रियाकलापों का जो बंटवारा है वह नियत रूप से सरकारी कर्तव्यों के रूप में होता है। ये बात हम याद रखेंगे। यह पहली विशेषता है नौकरशाही की। तो इन नौकरशाही के कुछ नियमित जो कार्यकलाप होंगे किसी भी अधिकारी के, उनका बंटवारा जो कुछ निश्चित कर्तव्य हैं वो सरकारी कर्तव्य के रूप में जाने जाते हैं, और उसी रूप में इनका बंटवारा होता है। इसके अतिरिक्त उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ वर्गों को आदेश स्थायी रूप से दिए जाते हैं, परंतु उनकी जिम्मेदारियों को परिसीमित कर उसका जिम्मा योग्य अधिकारियों को दिया जाता है। तो
जो नौकरशाही की विशेषता है उसमें खास बात है कि उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ वर्गों को आदेश दिया जाता है। ये आदेश स्थायी रूप से दिए जाते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारियों को परिसीमित कर दिया जाता है, निश्चित कर दिया जाता है, और उसका जिम्मा किसको दिया जाता है? योग्य अधिकारियों को दे दिया जाता है। और वे योग्य अधिकारी जांचते परखते हैं कि सभी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं या नहीं। चूँकि कर्तव्यों का निर्वहन नियमित रूप से किया जाना होता है, अतः केवल उन्हीं व्यक्तियों को नौकरी पर रखा जाता है जिसके पास उससे संबंधित योग्यताएं होती हैं। चूँकि कर्तव्यों का जो निर्वहन है वह नियमित रूप से किया जाना होता है, यानी हर व्यक्ति को अपना समयानुसार कर्तव्य पूरे करने होते हैं, तो केवल उन्हीं व्यक्तियों को नौकरी पर रखा जाता है जिनके पास उससे संबंधित योग्यताएं होती है। यानी सिर्फ योग्य व्यक्ति ही निश्चित कार्यों को कर पाता है या उन्हें ही नौकरी पर रखा जाता है जो कि विशिष्ट योग्यताएं रखते हैं। नौकरशाही में सरकारी पदधारी से स्वतंत्र होते हैं क्योंकि वे उनके कार्यकाल के पश्चात भी बने रहते हैं। तो नौकरशाही की ये खास बात है कि जो सरकारी पद हैं वे पदधारी से हमेशा स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि ये पद उस व्यक्ति के कार्यकाल के बाद भी बने रहते हैं। दूसरी विशेषता है नौकरशाही की सोपानिक क्रम। अधिकारी तथा कार्यालय श्रेणीगत सोपान पर आधारित होते हैं, जहां उच्च अधिकारी द्वारा निम्न अधिकारियों का निर्देशन किया जाता है। निम्न अधिकारियों के निर्णय से असंतुष्टता की स्थिति में उच्च अधिकारियों से अपील की गुंजाइश रहती है। तो सोपानिक क्रम के बारे में हम याद रखेंगे कि अधिकारी और जो कार्यालय हैं ये श्रेणीगत सोपान पर आधारित होते हैं, यानी निम्न से उच्च या उच्च से निम्न का एक स्तर यहाँ पर व्यवस्थित होता है, जहाँ उच्च अधिकारियों द्वारा निम्न अधिकारियों का निर्देशन किया जाता है। तो निश्चित है कि सदैव निर्देशन उच्च अधिकारियों द्वारा निम्न अधिकारियों का किया जाता है। निम्न अधिकारियों के जो निर्णय हैं या उनके कार्य हैं उनसे असंतुष्टता की स्थिति में उच्च अधिकारियों से अपील की गुंजाइश रहती है। तो ऐसी स्थितियों में कोई भी जो अधिकारी है वह अपने से उच्च अधिकारियों से अपील कर सकता है यदि उसका कोई निम्न अधिकारी जिस प्रकार कार्य कर रहा है या जो निर्णय ले रहा है उन निर्णयों से उच्च अधिकारी असंतुष्ट है। तो तीसरी विशेषता है लिखित दस्तावेजों की विश्वसनीयता। तो नौकरशाही में लिखित दस्तावेजों की विश्वसनीयता भी महत्वपूर्ण होती है। नौकरशाही व्यवस्थाओं का प्रबंधन लिखित दस्तावेजों के आधार पर चलाया जाता है तथा फाइलों को रिकॉर्ड के रूप में संभाल कर रखा जाता है। बिल्कुल याद रखना है कि जो नौकरशाही व्यवस्थाएं हैं इनका प्रबंधन लिखित दस्तावेजों के आधार पर चलाया जाता है और फाइलों को रिकॉर्ड के रूप में संभाल करके अच्छे से रखा जाता है। कार्यालय अथवा ब्यूरो का निर्णायक तंत्र मिलजुल कर निर्णय लेने लगता है। यह सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र का भाग होता है जो अधिकारियों के निजी जीवन से अलग होता है। तो बिल्कुल याद रखेंगे हम कि कार्यालय या ब्यूरो का जो निर्णायक तंत्र है वह मिलजुल करके ही निर्णय लेता है और ये जो सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र प्राप्त होते हैं ये वास्तव में अधिकारियों के निजी जीवन से बिल्कुल अलग होते हैं। निजी जीवन का और सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र का वास्तव में कोई संबंध नहीं होता है। चौथी विशेषता है कार्यालय प्रबंधन। चूँकि कार्यालय प्रबंधन विशिष्ट तथा आधुनिक क्रिया है, अतः यहाँ कार्य के लिए प्रशिक्षित और कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। तो नौकरशाही में कार्यालय प्रबंधन भी महत्वपूर्ण है और कार्यालय प्रबंधन एक विशिष्ट और आधुनिक क्रिया मानी जाती है। इस कारण इस कार्य के लिए काफ़ी प्रशिक्षित और योग्य कर्मचारियों की आवश्यकता मानी जाती है। पांचवी विशेषता है कार्यालयी आचरण। कार्यालयी क्रियाकलाप कर्मचारियों से संपूर्ण एकाग्रता की अपेक्षा करते हैं, बिना इसके कार्यालय में उसका समय परिसीमित ही क्यों न हो। तो
कार्यालयीय जो क्रियाकलाप हैं वे कर्मचारियों से संपूर्ण एकाग्रता की अपेक्षा रखते हैं, यानी कार्यालय जो कर्मचारी हैं वे अपनी संपूर्ण एकाग्रता के साथ में कार्यालय के कार्यों को करेंगे। बिना इसके कार्यालय में उसका जो समय है वह परिसीमित ही क्यों ना हो, भले ही कार्यालय में उस कर्मचारी का समय परिसीमित ही हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसे पूरी निष्ठा के साथ या पूरी एकाग्रता के साथ अपने कार्यों का निर्वहन करना होता है। अतः कार्यालय में एक कर्मचारी का आचरण नियमों तथा कानूनों द्वारा नियंत्रित होता है। तो किसी भी कार्यालय में जो कर्मचारी है उसका आचरण नियमों और कानूनों द्वारा ही नियंत्रित होता है। ये उनके सार्वजनिक आचरण को निजी व्यवहार से अलग करते हैं। चूँकि ये नियम तथा विधान कानूनी रूप में पहचाने जाते हैं, अतः कर्मचारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो ये जो सार्वजनिक आचरण है उसको निजी व्यवहार से अलग करता है, और ये नियम और विधान क्योंकि कानूनी रूप में पहचाने जाते हैं, लिखित रूप में होते हैं, इस कारण कर्मचारियों को इसके लिए जिम्मेदार भी ठहराया जा सकता है। यानी कोई भी कर्मचारी यदि इन कानूनों का, इन विधानों का उल्लंघन करता है तो उस स्थिति में कर्मचारी को इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। वेबर द्वारा नौकरशाही का राजनीतिक सत्ता के आधुनिक रूप में चरित्रांकन नहीं किया गया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि वेबर द्वारा नौकरशाही का राजनीतिक सत्ता के आधुनिक रूप में चरित्रांकन नहीं किया गया। उन्होंने ये नहीं कहा है कि राजनीतिक सत्ता का एक आधुनिक रूप ही नौकरशाही है, बजाय इसके इसने दिखाया कि किस प्रकार एक कर्ता अपने कौशल तथा प्रशिक्षण के लिए भी पहचाना या पहचानी जाता या जाती हैं, तथा उन्हें जिम्मेदारियों को लागू तथा पूर्ण करने के लिए आवश्यक शक्ति दी जाती है। तो वास्तव में वेबर ने यह दिखाया कि किस प्रकार से कोई कर्ता जो है वो अपने कौशल के लिए और अपने प्रशिक्षण के लिए पहचाना जा सकता है या पहचानी जा सकती हैं, और उन्हें जिम्मेदारियों को लागू या पूर्ण रूप से करने के लिए आवश्यक शक्तियां भी प्रदान की जाती है। तो कौशल या प्रशिक्षण जो व्यक्ति में है वह उसका अच्छे से प्रदर्शन कर पाता है, और साथ के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए उसे पर्याप्त शक्तियां भी प्रदान की जाती हैं। कानूनी परिसीमितता ने उनके कार्यों तथा सत्ता को अनियंत्रित शक्तियों को सीमित कर कर्मचारियों को अपने सेवार्थियों के प्रति जिम्मेदार बनाया, क्योंकि वह कार्य सार्वजनिक क्षेत्र में पूरा किया जाता था। तो कानूनी जो परिसीमितता है नौकरशाही की, इसने उसके कार्यों और सत्ता को अनियंत्रित शक्तियों को सीमित करके और कर्मचारियों को अपने जो सेवार्थी हैं, जो उन्हें कार्य पर रखते हैं, उनके प्रति जिम्मेदार बनाया है। तो वास्तव में ये जो कानूनी परिसीमितता है नौकरशाही की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के कारण वास्तव में जो कर्मचारी हैं उनको अपनी जो सेवार्थियों के प्रति जिम्मेदारी है वो निभाने का मौका मिलता है। इसके साथ साथ ही कोई भी अनियंत्रित शक्तियां जो हैं वे सीमित हो पाती हैं, और यह सार्वजनिक क्षेत्र में जो कार्य है आसानी से पूरा करने के लिए बहुत महत्व रखता है। इस प्रकार हमने वेबर की चर्चा की। वेबर के जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं, हमने मूल्य तटस्थता की चर्चा की है। हमने सबसे पहले सामाजिक क्रिया की चर्चा की, उसके बाद हमने मूल्य तटस्थता की चर्चा की है, उसके बाद हमने वेबर के जो नौकरशाही संबंध है उनकी भी चर्चा की है। और इसके साथ ही हमारे इस अध्याय का ये जो चौथा भाग है यह भी पूर्ण होता है। हाँ, अगले वीडियो में, इस अध्याय के अगले भाग में हम इस अध्याय के अभ्यास प्रश्नों को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।